हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गाइस आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। सो यस गाइस, वी आर लुकिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, विच बिलोंग्स टू चैप्टर 16 फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। अगर इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले जो 2 पार्ट्स थे उनको आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज हैव अ लुक टू दैट पर्टिकुलर वीडियोस एंड देन ओनली कंसिडर दिस वीडियो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, कंपाउंड्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सारे के सारे आ जाओ पेज नंबर 264 पर। पेज नंबर 264 पे एक हेडिंग दे रखा है, कंपाउंड्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। A chemical which interact with biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid and produces a biological response is called as drug। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ड्रग क्या होता है, तो ड्रग एक केमिकल है जो इंटरैक्ट करता है हमारे बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स उनके साथ में, और न्यूक्लिक एसिड के साथ में, और एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, वो होता है आपका ड्रग। तो बेसिकली अगर आपको किसी ने भी पूछा कि ड्रग क्या है, ड्रग मतलब ही मेडिसिन होता है। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हो, जो भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं जब हमारा सर दुखता है या हमें सर्दी खांसी हो जाती है या वीकनेस आ जाता है या बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जो भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो मेडिसिन कहीं ना कहीं ड्रग ही है। ठीक है, हम लोग उसको मेडिसिन बोलते हैं या हम लोग उसको दवाई बोलते हैं, बट एक्चुअली वो क्या है, वो एक ड्रग है। और ड्रग है क्या, अगर आप ध्यान से देखते हो तो कोई भी कैप्सूल आप लेते हो या कोई भी मेडिसिन आप लेते हो तो वो एक ड्रग है, वो कैप्सूल के फॉर्म में है। लेकिन वो कैप्सूल के अंदर में होता क्या है, वो कैप्सूल के अंदर में होता है एक केमिकल, और वो जो केमिकल है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद इंटरैक्ट होता है किसके साथ में, बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इनके साथ में वो इंटरैक्ट होता है और फिर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्रग। ठीक है, तो इनके साथ में इंटरैक्ट करके, मतलब एक ऐसा केमिकल जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड इनके साथ में इंटरैक्ट करेगा और एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स मतलब ही जैसे आपका बहुत सर दुख रहा है तो आपने मेडिसिन ली, जैसे मैं तो क्रोसिन ले लेती हूँ, मेरा बहुत सर दुखता है, तो क्रोसिन भी एक ड्रग ही है, मेडिसिन ही है। जब आप उसको लेते हो तो क्रोसिन जब बॉडी में जाएगा तो वो मेरे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के साथ, मतलब ही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके साथ इंटरैक्ट करेगा और वो उस पार्ट पे जाके एक्ट करेगा जो पार्ट के वजह से मेरा सर दुख रहा है, जो पार्ट की वजह से मेरा हेडेक हो रहा है, वो पार्ट पे वो जाके एक्ट करना स्टार्ट होगा और फिर वहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा और कुछ समय के बाद मेरा सर दर्द बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है ना। तो वो पर्टिकुलरली उसी पार्ट में जाएगा जहाँ पे मुझे बहुत पेन हो रहा है और वहाँ पे जाके एक रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएगा। रिस्पॉन्स जनरेट होगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर जनरेट हुआ तो मेरा सर दर्द पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसा होता है। उस चीज़ को लगभग 1 या 1.5 घंटा लगता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको बहुत सर दुखता है तो आपको क्रोसिन लेते से तुरंत आराम नहीं मिलता है, कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता ही है। रीज़न ये है कि वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और उसी चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं, ड्रग। अ ड्रग हैविंग थेराप्यूटिक एंड यूजफुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। मतलब ड्रग जो होता है जिसको बायोलॉजिकल जो बहुत यूजफुल होता है हमारे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हमारे लिए एक मेडिसिन है। अ मेडिसिन कंटेन्स अ ड्रग एज इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रग एक फॉर्म ही है मेडिसिन का और उसके अंदर में बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग बायोलॉजिकल रिएक्शंस में इन आवर बॉडी। बिसाइड इट कंटेन्स सम एडिशनल केमिकल्स विच मेक द ड्रग सुटेबल फॉर इट्स यूज एज मेडिसिन। ड्रग के अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स भी डाले जाते हैं ताकि वो हम बेस्ट तरीके से मेडिसिन की तरह एक्ट कर सकें। मेडिसिन आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। देखो, मेडिसिन के अलग अलग रीज़न है। मेडिसिन लेने का पहला तरीका ये डायग्नोसिस। ये आपको अगर प्रेडिक्ट करना है कि बॉडी में बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बॉडी में हम लोग डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं लेते। सबसे पहले हम लोग को प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि हमारे बॉडी में कुछ हो रहा है क्या, कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आप चेक करते हो कि आपकी बॉडी में कौन से टाइप की चीज़ें हो रही है, कौन से टाइप के अल्टरेशंस हो रहे हैं, वो सब आप डायग्नोसिस के अंदर में देखोगे। सेकंड रहता है आपका प्रिवेंशन। फिर आप देखते हो कि बेसिकली आपको वो डिसीज से प्रिवेंट कैसे करना है। और तीसरी चीज़ रहती है आपकी ट्रीटमेंट, कि बेसिकली हम वो डिसीज के कैसे क्या ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स बीइंग फॉरेन सब्सटेंसेस इन अ बॉडी ऑफन गिव राइज टू अनडिजायरेबल एडवर्स साइड इफेक्ट।
अब जो ड्रग होता है भाई, वो तो सही बात है कि ड्रग काफ़ी अच्छा है, हमारी तबीयत को ठीक कर देगा, हमारे डिसीज़ को ट्रीट कर देगा प्रॉपरली, बट हर चीज़ के दुनिया में साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग लेंगे, सपोज़ आपका सर दुख रहा है, आपने क्रोसिन खा ली, और दूसरे दिन 2-3 दिन के बाद और सर दुखा और क्रोसिन खा ली, और 4-5 दिन के बाद सर दुखा क्रोसिन खा ली, तो आपकी बॉडी को क्रोसिन का इफेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, ये जो क्रोसिन है आप बार बार ले रहे हो, जब भी सर दुख रहा है क्रोसिन ले रहे हो, जब भी सर दुख रहा है क्रोसिन ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो क्रोसिन है ना, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आपके बॉडी पे होने लगेंगे। एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, अलग अलग आपको मतलब स्टमक पेन होगा, किडनी पेन होगी, ये उसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपकी कभी भी अगर जैसे आपका सर बहुत दुख रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप क्रोसिन लेके उसको शांत कर देंगे। पहले आप देखो कि क्या आपसे वो कंट्रोल हो पाता है, कुछ समय के बाद थोड़ा नींद लेके देखो क्या वो कंट्रोल हो पाता है, और ऐसा लग रहा है कि भाई ये सर दर्द तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो, तभी जाके मेडिसिन को हाथ लगाओ। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सर दुखा तो मेडिसिन खा ली, ऐसा करो ही मत। आप थोड़े थोड़े अगर इस पे खाएंगे तो आपकी बॉडी को मेडिसिन की आदत पड़ जाएगी, और फिर मेडिसिन लेने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर थोड़ा सर दुखता है तो अवॉइड करने की कोशिश करो क्रोसिन को, लेकिन थोड़ा सा स्लीप ले लो, थोड़ा सा नींद ले लो और फिर देखो। बट अगर बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हो रहा है, तभी जाके आप मेडिसिन को टच करो, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका पेज नंबर 265 पे आइए। ड्रग डिज़ाइन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो बहुत सारे टाइप है। पहला है बायोकेमिस्ट्री, सेकंड है आपका बायोटेक्नोलॉजी, वो भी केमिस्ट्री में आता है बेसिकली। फिर तीसरा है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। और इसी के अलावा होता है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री में जैसे कि उसका नाम ही है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब वो जो केमिस्ट्री है उसमें आप लोग देखने वाले हो ड्रग का डिज़ाइनिंग, कि बेसिकली ड्रग वगैरह कैसे क्या डिज़ाइन किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग उसके अंदर में देखने वाले हो। विच एम्स एट सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल हैविंग बेटर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ड्रग डिज़ाइनिंग में बेसिकली आप लोग ऐसी मेथड का यूज़ करना चाहोगे जिससे आप प्रॉपरली ड्रग को डिज़ाइन कर सको, और वो जो ड्रग का डिज़ाइन है वो नए नए डिसीजेस को ट्रीट करने में हमारी हेल्प कर सके, ठीक है। There is an increasing trend in the current research in medicinal chemistry to take the cognizance of traditional medical knowledge such as Ayurvedic medicine और natural to discover new drug। मतलब बेसिकली जो भी नए ड्रग है उनको हम लोग सिंथेसाइज तो कर सकते हैं, उनकी हम लोग डिज़ाइनिंग तो कर सकते हैं, उनको हम लोग बना तो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काफ़ी अच्छे थे। तो अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि कैसे आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, न्यू मेडिसिन को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके लिए यू वांट सम प्रीवियस नॉलेज, तो बेसिकली यू विल बी गोइंग इनटू आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन का अगर नॉलेज लेते हो तो आप नई ड्रग की डिज़ाइन भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये है कि अभी देखो बीच में कोविड आया था, तो कोविड के लिए वी डोंट हैव मेडिसिन। एक साल जब कोविड आया, जब सेकेंड फेज का कोविड था, है ना, तो वी हैव मेडिसिन, बेसिकली हमारे पास मेडिसिन थी उस वक्त और हम लोगों ने वैक्सीन भी लगाया। लेकिन अगर मैं कोविड के फर्स्ट फेज की बात करूँ तो उसके उस वक्त तो बहुत लोगों की ऐसे ही डेथ हुई क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन ही नहीं थी, राइट, अगर आपको याद होगा तो अगर आप बात करते हो मेडिसिन की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना भाई कि मेडिसिन देखो फिर कुछ समय के बाद डिज़ाइन की गई, मतलब लोगों ने कोविड के मेडिसिन पर, कोविड-19 के मेडिसिन पर वर्क करना चालू किया कि कैसे मेडिसिन को डिज़ाइन किए, और फिर कुछ समय के बाद मेडिसिन डिज़ाइन हुई। मेडिसिन मतलब ही वैक्सीन, वैक्सीन बोलो, सिरिंज बोलो या मेडिसिन बोलो, वो तो एक ही थिंग है, केमिकल है। तो वो केमिकल का डिज़ाइन किया गया उस कोविड-1 के फेज़ में, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि कोविड-1 आएगा, कोविड-19 आएगा। फिर कोविड-19 का फर्स्ट फेज़ आया, हमको पता ही नहीं था, लेकिन वो आया। फिर आने के बाद में हमारे पास मेडिसिन ही नहीं थी, बहुत लोगों की ऐसी जान गई। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मेडिसिन आना चालू हुई, तो ड्रग का डिज़ाइनिंग हुआ, मतलब वो मेडिसिन, वो केमिकल का डिज़ाइनिंग हुआ जिससे हम कोविड से बच सके। तो वो भी आता है आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में। बड़ी बड़ी पैमाने पे रिसर्च हुई, रशिया में हुई, चाइना में हुई और अपने इधर भी हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन वी कंसिडर सम सिंपल कंपाउंड्स हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड active ingredients of some natural materials, those are traditionally known to possess medicinal properties। बिल्कुल वही वाली चीज़ है, मतलब कि अगर आप ड्रग का डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो आपको पहले तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिसकी कौन सी एक्टिविटीज़ है। टर्मरिक है, टर्मरिक की एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है, क्लोव है, उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है,
लैक्टिक एसिड है, उसकी भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल थिंग की कौन सी अच्छी खासी एक्टिविटीज़ होती है, फिर आप उन सबको कंसिडर करके नए ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 265 पर आपको दे रखा है 16.2.1 जो कि है एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्या होता है। एल्जेसिस इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग फीलिंग ऑफ पेन। मतलब बेसिकली अगर आपको कहीं पर भी पेन होता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, पाँव बहुत दर्द हो रहे हैं, पेट बहुत दर्द हो रहा है, स्टमक बहुत पेन हो रहा है, हेड बहुत पेन, तो फीलिंग होती है कि हमें कुछ ना कुछ पेन हो रहा है। तो जो भी फीलिंग ऑफ पेन होता है उसी का मतलब होता है आपका एल्जेसिस। याद रखना है, फीलिंग ऑफ पेन मतलब ही एल्जेसिस होता है। ड्रग्स विच गिव रिलीफ फ्रॉम पेन आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक। मतलब ऐसे ड्रग्स जो आपको दर्द से बचाते हैं, जो आपको पेन से बचाते हैं, जो आपको रिलीफ देते हैं फ्रॉम पेन, उसको आप लोग बोलते हो एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो दो टाइप की चीज़ें हैं। पहला है एल्जेसिस, एल्जेसिस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ पेन, और सेकंड है एनाल्जेसिक्स, मतलब वो ड्रग्स जो आपको रिलीफ दिलाते हैं पेन से। About half of the analgesics are anti-inflammatory drug which kill pain by reducing inflammation or swelling। तो जितने भी हमारे पास अभी तक एनाल्जेसिक्स है, मतलब जितने भी हमारे पास अभी तक ड्रग्स है, वो आपको पेन से तो रिलीफ देते ही हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे ड्रग एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। मतलब कहीं पे अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो गया या घाव हो गया, सपोज़ आप गिर गए, तो बेसिकली गिर गए तो अभी इन्फ्लेमेशन हो गया ना, वहाँ पे बहुत सारा लग जाता है, वाउंड हो जाते हैं, इंजुरीज हो जाती है, तो हमको वैसे ड्रग मिल जाते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब वो इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते बॉडी में, वो उनको वहीं पे किल कर देते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी कभी किसी को जैसे फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, तो स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे, तो बेसिकली वो जो स्वेलिंग है उस पर भी अगर आप वो ड्रग को अप्लाई कर देते हो, मतलब ही एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को, तो वो स्वेलिंग कम हो जाती है ना, और वो घाव भी कम हो जाता है। एंड एंटीपायरेटिक्स इज़ यूज टू रिड्यूस फीवर। तो बेसिकली दो टाइप की चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका, मैंने तीन टाइप के आपको टर्म बताया। पहला बताया एल्जेसिस, एल्जेसिस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ पेन। फिर सेकंड मैंने आपको बताया एनाल्जेसिक्स, मतलब ऐसे ड्रग जो आपको रिलीफ दिलाते हैं फ्रॉम पेन, जैसे कि स्वेलिंग, जैसे कि आपका एंटी इन्फ्लेमेशन। और तीसरा टाइप का जो ड्रग है वो है एंटीपायरेटिक, मतलब वो ड्रग जो आपके फीवर को कम करते हैं, है ना, क्योंकि कुछ ड्रग रहेंगे जो आपके स्वेलिंग को, घाव को, इंजुरीज को, वाउंड को ख़त्म करेंगे, और कुछ ड्रग जो रहते हैं वो फीवर को कम करते हैं। तो जो ड्रग फीवर को कम करते हैं वो रहते हैं एंटीपायरेटिक, और जो ड्रग आपके इन्फ्लेमेशन को, सूजन को, इन्फ्लेमेशन को, की स्वेलिंग को कम करते हैं वो एनाल्जेसिक्स रहते हैं। पेन किलिंग एंड फेवर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बार्क ऑफ विलो प्लांट commonly found in Europe have been found for centuries. In the 19th century, its active ingredient is salicylic acid was isolated and purified. The compound aspirin is acetyl derivative of salicylic was found to have fever side effect than salicylic. It is one of the most widely used analgesic to date. It however retains stomach irritating side effect of salicylic acid. Less problematic painkiller is paracetamol which is a phenol. तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के ड्रग्स की बात की कर रखी है। पहला है आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, मतलब ही आपका एस्पिरिन, और सेकंड बात कर रखी है पैरासीटामोल की। ठीक है, दो टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखा है। पहले दिया है एस्पिरिन, ठीक है, और सेकंड दिया है आपको पैरासीटामोल। ये दोनों को अपन लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिया है वो दे रखा है उसने एस्पिरिन का। एस्पिरिन का मतलब ही होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये होता है आपका एस्पिरिन, ठीक है, और सेकंड है आपका पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये है आपका एस्पिरिन। इसी एस्पिरिन का मतलब होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसी एस्पिरिन का मतलब होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, और इसका मतलब होता है पैरासीटामोल। ठीक है, ये दोनों टाइप के ड्रग होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका पैरासीटामोल है वो भी पेन किलर ही है, और जो भी आपका एस्पिरिन है वो भी एक टाइप का पेन किलर ही है। लेकिन जो एस्पिरिन होता है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में। मतलब जो भी आपका एस्पिरिन है वो अलग अलग टाइप के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखा रहा था। जब भी आप एस्पिरिन ले रहे थे, दोनों ही पेन किलर है,
लेकिन ये ज़्यादा पावर की होती है और ये कम पावर की होती है। तो जब आप एस्पिरिन को लेने लगते हो तो कुछ समय के बाद है ना पेट में बड़ा ही इरिटेटिंग फीलिंग होती है, मतलब स्टमक इरिटेट होना चालू होता है करके फिर एस्पिरिन का यूज़ थोड़ा कम कर दिया गया। जबकि एक्टिविटी तो उसकी भी बहुत अच्छी थी और पैरासीटामोल की भी बहुत अच्छी है, बट एस्पिरिन में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आप एस्पिरिन को लेते हो तो स्टमक इरिटेशन चालू हो जाता है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा पैमाने पे ऑब्जर्व हो रहे थे, ज़्यादा लार्ज स्केल पे ऑब्जर्व हो रहे थे करके इसका यूज़ हम लोगों ने थोड़ा कम कर दिया। अगर बात करते पैरासीटामोल की, तो पैरासीटामोल अभी भी चल रहा है। रीज़न ये है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसलिए ये अभी भी चल रहा है, लेकिन इसका यूज़ अभी हमने बहुत माइन्यूट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे एंटी माइक्रोबियल्स की तरफ। तो अभी हम लोगों ने एल्जेसिस देखा, मतलब फीलिंग ऑफ पेन। फिर मैंने आपको बताया एनाल्जेसिक, मतलब वो टाइप के ड्रग्स जो आपके इन्फ्लेमेशन को और स्वेलिंग को कम करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कौन सा टाइप का ड्रग, एल्जेसिस पढ़ाया, एनाल्जेसिक पढ़ाया और एंटीपायरेटिक, मतलब वो ड्रग जो फीवर को रिड्यूस करते हैं। अब अपन लोग देख रहे हैं एंटी माइक्रोबियल्स को। तो आ जाओ सारे के सारे, पेज नंबर 265 पर आपको दे रखा है 16.2.2 में एंटी माइक्रोबियल। पेज 265 सेक्शन 16.2.2 एंटी माइक्रोबियल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। द नेम एंटीमाइक्रोबियल इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर एनी ड्रग दैट इनहिबिट्स और किल्स माइक्रोबियल सेल दैट इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस। ठीक है, तो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल मतलब एक अम्ब्रेला टर्म है किसी ड्रग दैट इनहिबिट करता है किलिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रखा है कि डिसइंफेक्टेंट आर नॉन सेलेक्टिव एंटी माइक्रोबियल्स विच किल ए वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे कि इनका नाम ही है डिसइंफेक्टेंट, मतलब ऐसी चीज़ जो इन्फेक्शन को ये कर दे, इन्फेक्शन को किल कर दे, इन्फेक्शन ना होने दे, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, डिसइंफेक्टेंट बोलते हो। तो डिसइंफेक्टेंट कैसे होते हैं, नॉन सेलेक्टिव एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये सिर्फ यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, ये वाला डिसइंफेक्टेंट सिर्फ यही वाले माइक्रो, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट लाते हो तो हाथ में अगर किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। मतलब जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो एक टाइप है एंटी माइक्रोबियल का, और वो हर एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके हाथ में प्रेजेंट है या जहाँ पे भी प्रेजेंट है आप वो उसको किल कर देते हैं। मतलब उनका नेचर कैसा हुआ, नॉन सेलेक्टिव नेचर का हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसइंफेक्टेंट आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस, फॉर एग्जांपल फ्लोर्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लैवेंडर, अलग अलग फ्लेवर्स, मोगरा फ्लेवर, जास्मीन फ्लेवर, गुलाब फ्लेवर के फ्लोर क्लीनर्स आते हैं ना, उसको आप लोग जब आपका जो पोछे का जो पानी होता है जिससे आप लोग घर का पोछा मारते हो, तो वो जो पोछे का पानी होता है ना, वो जो वाटर होता है फ्लोर क्लीनिंग का, उसमें आप वो बहुत सारे मतलब डाल देते हो फ्लोर क्लीनर, और फिर उसको मिला के फिर पोछा लगाते हो। तो रीज़न ये होता है कि जब आप वो चीज़ को, वो लिक्विड को, जो अलग अलग फ्लेवर में मार्केट में मिलता है फ्लोर क्लीनर के नाम से, आप जब उसको पोछे के पानी में डालते हो और फिर पोछा मारते हो ना घर का, तो घर की जो सरफेस होती है वो शाइन करती है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो पूरे किल हो जाते हैं जब आप उस जगह का क्लीन करते हो तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को अगर क्लीन करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी वेयर्स को एंड मैनी वेयर। आगे बढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक आर यूज टू स्टेरिलाइज सरफेस ऑफ लिविंग टिश्यूज व्हेन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, सच एज ड्यूरिंग सर्जरी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब सर्जरीज होती है तो जो भी सीजर होती है उसको अपन फेंकते नहीं, जो भी नाइफ्स होते हैं, पता है ना सर्जरीज होती है, अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती है, तो सीजर होते हैं, नाइफ्स होते हैं, चक्कू होता है, कैंची होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिरिंज वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फेंक नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी कॉस्टली भी होती है कोई भी चीज़ें, तो हम लोग उसको फेंक नहीं सकते। तो क्या करते हैं, जब एक सर्जरी हो गई तो वो सारी चीज़ों को अपन लोग स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज का मतलब होता है बेसिकली वो जो जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर जो भी जर्म्स हैं हम उनको किल करते। कैसे किल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके। अगर आप डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते तो बेसिकली उसके ऊपर के सारे जर्म्स आपके किल हो जाते हैं और फिर आप उसको नेक्स्ट सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक आर यूज टू स्टेरिलाइज द सर्फेस ऑफ लिविंग टिश्यूज व्हेन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, सच एज ड्यूरिंग सर्जरी और वुंड्स। Antibiotics are a type of antimicrobial designed to target bacterial infection within or without the body. एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बेसिकली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारे बॉडी से कम करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका पेज नंबर 265 पे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो बेसिकली अभी हम लोग पेज नंबर 265 पे जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दे रखा है ना, उसको अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
तो आ जाओ, कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक इंक्लूड इनऑर्गेनिक लाइक आयोडीन एंड बोरिक एसिड और ऑर्गेनिक लाइक आयोडोफॉर्म एंड सम फिनोलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो भी आपका कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक होता है, इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे कि आयोडीन और बोरिक एसिड, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब लग जाता है तो लोग क्या करते हैं, आयोडीन जो होता है वो सॉलिड आयोडीन कपास में लेते हैं, कॉटन में लेते हैं और फिर उसको ऐसे 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 करते, क्लीन करते। तो बहुत सारे लोगों को जब लग जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी का कोई डॉगी वगैरह ने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया है, बिल्ली ने काट लिया, या कोई एनिमल ने आपको काट लिया है और आपको वुंड हो गया, जख्म हो गया वहाँ पे, तो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, जो भी आयोडीन रहता है ना, आयोडीन ये घर में भी करते हैं, डॉक्टर्स लोग भी करते हैं, आयोडीन से पहले वो जगह को क्लीन करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दवाई लगा दी, पहले वो जगह को पूरा क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, कॉटन लेते हो और कॉटन में आयोडीन डालते हो, सॉलिड आयोडीन रहता है, पर्पल कलर का होता है, और फिर वो जगह पे अप्लाई करते हैं। बहुत जलन मारता है, बहुत पेन होता है, लेकिन पूरे जर्म्स वहाँ के मर जाते हैं और उसके बाद में फिर वो वहाँ पे मेडिसिन को अप्लाई करते हैं। तो इनऑर्गेनिक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या हुआ, आयोडीन एंड बोरिक एसिड। और वही अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करती हूँ तो ऑर्गेनिक में आता है आयोडोफॉर्म एंड सम फिनोलिक कंपाउंड। आगे बढ़ते, टिंचर ऑफ आयोडीन 2 to 3% solution of iodine in alcohol water mixture and iodoform serve as powerful antiseptic and used to apply on wounds। वही मैंने बताया, आयोडीन का सोल्यूशन बना लो अल्कोहल और वाटर में और उसको अप्लाई करो तो काफ़ी अच्छा आपका वुंड क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज वीक एंटीसेप्टिक यूज्ड फॉर आइस। ठीक है, वेरियस फिनोलिक आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। A dilute aqueous solution of phenol, that is carbolic acid, was one of the first antiseptic used in medicine in the 19th century। अभी तो 21st century शुरू है, लेकिन जब 19th century की अगर मैं बात करती हूँ, आई टॉक अबाउट 19th century, तो 19th century में वी यूज फिनोलिक कंपाउंड एज वन ऑफ द फेमस एंटीसेप्टिक। तो हम लोग फिनॉल को भी यूज़ करते थे एंटीसेप्टिक की तरह। तो याद रखना है कुछ घरगुती उपाय, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हल्दी, हल्दी भी बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक है। अगर किसी को लग जाता है और आपके पास में कुछ भी नहीं है उसको लगाने के लिए, तो हल्दी लगा दो, क्योंकि हल्दी इज़ वन ऑफ द, जो भी आपका टर्मरिक पाउडर होता है, इज़ वन ऑफ द एंटीसेप्टिक। सेकेंड एंटीसेप्टिक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि आयोडीन, वो भी एक एंटीसेप्टिक ही है, पूरे जर्म्स को वो क्लीन कर देगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, फिनॉल, फिनॉल भी बिल्कुल वही काम करता है। आगे बढ़ते, इट वॉज हाउएवर फाउंड टू बी करोसिव, मेनी क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल हैव बीन रियलाइज्ड एज मोर पोटेंट एंटीसेप्टिक देन द फिनॉल इटसेल्फ। दे कैन बी यूज्ड विद मच लोअर कंसंट्रेशन विच रिड्यूस देयर कोरोसिव इफेक्ट्स। अब फिनॉल जो होता है, जैसे हर चीज़ की अगर कोई अच्छाई है तो कुछ उसके डिफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो फिनॉल जो होता है, फिनॉल का साइड इफेक्ट ये है कि वो जगह को वो कोरोसिव बना देता है, मतलब पूरा अलग ही हो जाता है वो जगह। तो इसलिए आप जब फिनॉल को यूज़ करते हो एज एंटीसेप्टिक, तो उसमें आपको एक कंडीशन ध्यान रखना है कि फिनॉल जो होता है उसका कंसनट्रेशन काफ़ी लोअर होना चाहिए, मतलब काफ़ी कम अमाउंट में वो फिनॉल प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो फिनॉल आपने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो आपका वो जगह जो है वो बर्न भी हो सकती है, स्किन का कोरोजन भी हो सकता है, कोरोसिव टाइप का नेचर आ सकता है स्किन में। इसलिए आपको जब भी वो यूज़ करना है तो एक चीज़ याद रखना है कि वो कम कंसनट्रेशन में हो, लोअर अमाउंट में आपको लेना है। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन फिनॉल डेरिवेटिव इन यूज आर ट्राईक्लोरोफिनॉल एंड क्लोरोजाइलिनॉल। तो बेसिकली फिनॉल तो है ही बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, लेकिन फिनॉल के अलावा और भी दो ऐसे एंटीसेप्टिक है जो बहुत अच्छे नेचर के। उसमें से पहला है आपका ट्राईक्लोरोफिनॉल, मतलब ही TCP। तो याद रखना है TCP का मतलब ही क्या होता है, ट्राईक्लोरोफिनॉल। ये भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। इसी के साथ से क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, और ये दोनों एंटीसेप्टिक फिनॉल के ही डेरिवेटिव है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये फिनॉल से ही बने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द लेटर, मतलब जो भी आपका क्लोरोजाइलिनॉल है, इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द पॉपुलर एंटीसेप्टिक डेटॉल। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका डेटॉल होता है, डेटॉल में बेसिकली क्या होता है, डेटॉल भी एक एंटीसेप्टिक है भाई। अगर आपको लगता है तो एक तो आप आयोडीन यूज़ करो, टर्मरिक यूज़ करो, या आप डेटॉल यूज़ करो, या आप फिनॉल के कंपाउंड को यूज़ करो। तो क्लोरोजाइलिनॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है आपके एंटीसेप्टिक डेटॉल में। तो याद रखना कि वो भी एक फिनॉल का डेरिवेटिव है, क्योंकि फिनॉल एंटीसेप्टिक है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ फिनॉल से बनने वाली है वो भी एंटीसेप्टिक नेचर की होगी, है ना। तो क्लोरोजाइलिनॉल और ट्राईक्लोरोफिनॉल ये फिनॉल के बहुत बढ़िया डेरिवेटिव है, और ये भी एंटीसेप्टिक एक्टिविटी ही दिखाते हैं। लेकिन ये दोनों में से जो क्लोरोजाइलिनॉल है वो आपके डेटॉल में प्रेजेंट होता है। डेटॉल तो आई होप एवरीवन नोस। द अदर इंग्रेडिएंट ऑफ डेटॉल आर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। मतलब डेटॉल में बेसिकली एंटीसेप्टिक डेटॉल में क्लोरोजाइलिनॉल तो है ही, लेकिन क्लोरोजाइलिनॉल के साथ में देखो और क्या क्या है।
क्लोरोजाइलिनॉल के साथ में और है इसके अंदर में, देख लेते हैं और क्या क्या है इसके अंदर में। और है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, पाइन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, सोप कैरामेल है और वाटर है। इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है आपके डेटॉल में। एक बार वंस अगेन आई रिपीट, क्लोरोजाइलिनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, पाइन ऑयल, कैस्टर ऑयल, सोप कैरामेल एंड वाटर। ठीक है, तो ये हुआ डेटॉल के बारे में। अब देखते हैं थाइमॉल के बारे में। थाइमॉल ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल ऑफ थाइमीन दैट इज़ अ स्पाइस प्लांट इज़ एन एक्सीलेंट नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक। बेसिकली जो थाइमॉल है वो ऑयल ऑफ थाइम मतलब स्पाइस प्लांट, एक स्पाइस नाम का प्लांट होता है, ठीक है, और उससे एक ऑयल निकलता है उसके लीव से जिसका नाम होता है ऑयल ऑफ थाइम। उसको आप थाइमॉल भी बोलते हो क्योंकि स्पाइस प्लांट में जो भी लीव्स होते हैं जब आप उनका पेस्ट लेते हो तो वहाँ पे आपको मिलता है ऑयल ऑफ थाइम, और अब इसके नाम में आ रहा है ऑयल ऑफ थाइम, इसलिए आप इसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसको थाइमॉल बोलते हो क्योंकि ऑयल ऑफ थाइम मतलब ही आपने नाम दिया थाइमॉल। ये भी बहुत अच्छा नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक है। द पैराक्लोरोबेंजिल फिनॉल इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट इन ऑल द पर्पस क्लीनर्स। तो पैराक्लोरोबेंजिन फिनॉल जो है ये भी एक फिनॉल का डेरिवेटिव है, ये भी बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 266 पर। सारे के सारे पेज नंबर 266 पर आएंगे। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे, आपको ये स्ट्रक्चर्स को रट्टा नहीं मानना है, ना ही ये स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आप देखो कि ये कैसा दिखता है, क्योंकि आपको कोई पूछेगा नहीं कि थाइमॉल कैसा दिखता है, कैरामेल कैसा दिखता है, सिर्फ इसको आप देखो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स आर प्योरली सिंथेटिक और ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं वो प्योरली सिंथेटिक नेचर के हैं। ठीक है, और उसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई और मोल्ड्स, मतलब एंटीबायोटिक्स को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्सेनिक कंपाउंड्स वेयर नोन टू बी हाईली पॉइजनस टू ह्यूमन सिंस लॉन्ग। ठीक है, जो भी आर्सेनिक के कंपाउंड्स थे वो काफ़ी हजार्डियस थे हम लोगों के लिए। पॉल एलरिच, जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस। तो साइफिलिस जो था वो एक टाइप का डिसीज़ था। तो बेसिकली अब अगर ये साइफिलिस टाइप के डिसीज़ को आपको ट्रीट करना था तो बेसिकली यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो जो भी जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एनरिच, ठीक है, बेसिकली उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि आर्सेनिक बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं और उससे प्रोड्यूस किया लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, क्योंकि आर्सेनिक के जो भी कंपाउंड है वो है तो बहुत अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन उसी के बेसिकली बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे बॉडी में, और वो जो था ना वो बहुत टॉक्सिक नेचर का था हमारे बॉडी के लिए। तो फिर जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे मतलब पॉल एनरिच जो थे, बेसिकली उन्होंने क्या सोचा कि अगर आर्सेनिक जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बहुत बढ़िया है, वो उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसके इतने ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट थे कि उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल, बेसिकली उन्होंने क्या किया, आर्सेनिक बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाला। मतलब ये जो कंपाउंड है ये आर्सेनिक के ऊपर बेस्ड है ना, आर्सेनिक के डेरिवेटिव है, आर्सेनिक से बने हैं, लेकिन आर्सेनिक जितने टॉक्सिक नहीं है। तो उन्होंने कुछ ऐसे कंपाउंड को निकाला जो आर्सेनिक के जैसे है, आर्सेनिक के डेरिवेटिव है, आर्सेनिक से जिनको अपन ने डिराइव किया, आर्सेनिक जितने ही उनकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी है, लेकिन आर्सेनिक जितने वो टॉक्सिक नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। He discovered the first effective treatment of syphilis, the synthetic antibiotic named as सलवारसन। सलवारसन आपने बीच में बहुत सुना होगा, ये बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक था। He awarded the Nobel Prize for the medicine in 1908। सोचो 1908 में, कितनी पुरानी बात है। 1908 में जो आपके पॉल एहरलिच थे जिनका नाम था जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो थे, बेसिकली उनको 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द मेडिसिन डिस्कवरी। और उन्होंने कौन सी मेडिसिन को ट्रीट किया था? साइफिलिस। साइफिलिस मेडिसिन को डिस्कवर किया था। साइफिलिस डिसीज़ को उन्होंने ट्रीट करने के लिए मेडिसिन डिस्कवर की थी जिसका नाम था सलवारसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एहलरिच नोटिस्ड सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ सलवारसन एंड एजोडाइज। विथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन ही सक्सीडेड इन सिंथेसिस ऑफ एन इफेक्टिव डाईअज़ो एंटीबैक्टीरियल pronitazole in 1932. Subsequently, it was discovered that pronitazole gets converted to simpler compound called as sulfanylamide in our body.
दिस गेव फर्दर डायरेक्शन टू रिसर्च इन ड्रग डिज़ाइन विच लेड टू डिस्कवरी ऑफ वाइड रेंज ऑफ सल्फा ड्रग्स। मतलब बेसिकली जितने भी ड्रग्स का डिस्कवरी हुआ वो डिस्कवरी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ, बहुत ज़्यादा रैपिडली हुआ। लेकिन कब, जब ये साइंटिस्ट जो थे, जो पॉल जो नाम के जो साइंटिस्ट है, जो जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला, सो आफ्टर गेटिंग दैट नोबेल प्राइज़ मैनी ऑफ द साइंटिस्ट वेर इंस्पायर्ड की टू डू रिसर्च वर्क इन केस ऑफ मेडिसिन, ड्रग डिस्कवरी और मेडिसिन्स, रिसर्च ऑफ मेडिसिन्स। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और वहीं से 1932 के बाद से ही ड्रग डिस्कवरी बहुत बढ़िया तरीके से होने लगी। आगे बढ़ते, सल्फा ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुआ। वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टिंग बीइंग सल्फापिरिडिन। तो सल्वारसन आपको याद रखना है, साइफिलिस टाइप के डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए निकाला गया। सेकंड था अजोडाइज, सल्वारसन जो था वो अजोडाइज जैसा ही सिमिलर था। फिर नेक्स्ट था आपका प्रोंटोजिल, वो भी एक ड्रग डिस्कवर हुआ। फिर था सल्फापिरिडिन और उसके बाद में था सल्फालिमिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाले पिंक बॉक्स को जो कि दे रखा है पेज नंबर 266 पर। आ जाते हैं। In 1929, Alexander Fleming discovered the antimicrobial property of पेनिसिलियम फंगस। मतलब जो भी 1929 था उसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलियम फंगस। ठीक है, द क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ प्यूरिफाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट पेनिसिलिन तो भाई सबसे फेमस ड्रग है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। याद रखना है 1929 में आपके पेनिसिलिन नाम का ड्रग काफ़ी फेमस था, बहुत ज़्यादा लोगों को पता था, आज भी बहुत लोगों को पता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो था उसके अंदर में एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी थी। और ये फंगस का नाम क्या है? ये फंगस का नाम है पेनिसिलियम फंगस। तो याद रखना है कि जो भी एंटीबायोटिक्स है या जो भी एंटी बैक्टीरियल दिखाने वाले ड्रग्स है वो सब फंगस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना, मोल्ड से और इसी के अलावा बैक्टीरिया से डिराइव किए गए हैं करके वो सब आपको एंटी बैक्टीरियल डिराइव प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया से डिराइव किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो 1929 था उसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलियम फंगस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ द प्यूरिफाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट पेनिसिलिन एज द एंटीबायोटिक ड्रग वॉज established in the next 13 years. This is the first antibiotic of microbial origin. Chloramphenicol, isolated in 1947, is another antibiotic of microbial origin. तो बेसिकली एक था आपका पेनिसिलियम फंगस से जो डिराइव किया था जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी थी और वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। सेकंड था ये शायद जो ये था ना बीच में भी कौन सा मॉस्किटो से रिलेटेड जो भी डिसीज़ हो रहे थे ना, डेंगू और मलेरिया, उसके लिए ये डिराइव किया गया था। इसके अलावा क्लोरमफेनिकॉल भी एक एंटीबायोटिक है, वो भी माइक्रोबियल ओरिजिन का ही है। ठीक है, यहाँ पे पेनिसिलिन और क्लोरमफेनिकॉल के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ देखो उनको। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स याद करके कोई मतलब नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपको, बट आपको पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है। चलो आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम। मतलब जो भी आपके एंटीबायोटिक होते हैं उनमें भी कैटेगरी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई ड्रेस खरीदने जाते हो तो ड्रेस में भी आपको अलग अलग टाइप की कैटेगरी दिखती है ना, कि एक ड्रेस होता है कुछ अलग टाइप के, एक ड्रेस का पैटर्न कुछ अलग होता है, दूसरा वाला पैटर्न कुछ अलग होता है, फिर उसमें भी कुछ महंगे कपड़े, कुछ सस्ते कपड़े, कुछ बहुत ही सस्ते कपड़े, कुछ बहुत ही महंगे कपड़े, ऐसे कैटेगरी होती है। इन द सेम फैशन जो भी आपके एंटीबायोटिक होते हैं उसमें भी टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक, सेकेंड होता है नैरो स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक और थर्ड होता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक। चलिए इनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक है वो इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि इनका नाम ही है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब जैसे लोगों के नाम रहते हैं वैसे उनके काम रहते हैं, अब इनका नाम ही है ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका नाम है, तो अब नाम के अंदर में ही ब्रॉड आ रहा है, मतलब वो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर नाम होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को किल करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वाइड रेंज उनका नाम ही है, ब्रॉड रेंज उनका नाम ही है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टाइप का स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होता है वो होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पहला अपन ने क्या देखा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब सेकंड टाइप का जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता क्या है।
जैसे कि इसका नाम ही है नैरो स्पेक्ट्रम, सो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बेसिकली ये सारे बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। नैरो स्पेक्ट्रम में जैसे कि उसका नाम ही है नैरो, मतलब वो काफ़ी उसको नैरो है, मतलब वो सारे टाइप के बैक्टीरिया को किल करने के लिए इफेक्टिव नहीं है। वो कुछ एक या दो टाइप के बैक्टीरिया को ही किल कर सकता है, उसके अलावा और कोई बैक्टीरिया को वो किल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नाम ही है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लिमिटेड मतलब वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को किल कर पाएगा, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को वो किल कर पाएगा, दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म को वो किल नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ गया? तो एक बार रिवाइज करते। पहला था ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और वाइड स्पेक्ट्रम, जो हर टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का मैंने आपको बताया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइप के बैक्टीरियाज को ही किल कर पाएगा, उनकी एक्टिविटी ब्रॉड भी नहीं रहेगी। और तीसरा टाइप था आपका कौन सा? तीसरा टाइप है आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो सिर्फ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर पाता है, या एक ही टाइप के कोई ऑर्गेनिज्म को किल कर पाएगा और दूसरे किसी को इफेक्टिव नहीं रहेगा, बाकी लोगों पे वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, उनको वो किल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डिसएडवांटेज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज दैट दे ऑल्सो किल द यूजफुल बैक्टीरिया इन द एलिमेंट्री कैनल। मतलब अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपको मैं पूछूँ कि भाई एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सेकंड नैरो स्पेक्ट्रम है, और थर्ड तो आपका सबसे ख़राब है, मतलब ये लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, तो अगर मैं आपको पूछूँ कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो आधे लोग बोलेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सबसे अच्छा है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो तो सारे टाइप के एंटीबायोटिक को किल कर रहा है। तो यू विल से कि बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। आप ये बोलोगे क्योंकि वो ब्रॉड है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, सारे टाइप के एंटीबायोटिक को किल कर रहा है, सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फंगस को, जो भी आपके अलग अलग टाइप के मोल्ड्स हैं, सबको वो क्लियर कर रहा है, मतलब सबको वो मार दे रहा है, किल कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखो उसका नुकसान क्या है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़राब रहते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल भी है, जैसे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो आपका काम हल्का कर रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आप इडली का घोल रख देते हो, तो जो भी वो फ्लोर होता है, फ्लोर जो होता है वो रेज होता है ना, जो आटा रहता है वो बढ़ जाता है, भिग जाता है ना, वो रात भर उसको आप रखते हो, तो रात भर रखने से वो आटा मुड़ जाता है और काफ़ी अच्छे से वो फर्मेंट हो जाता है। तो वो फर्मेंटेशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके आटे जो होता है ना, इडली का आटा, उसको फर्मेंट करते हैं। तो बेसिकली ये अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर आप ब्रॉड रेंज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेते हो, ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स को लेते हो, तो वो सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, अच्छे भी और ख़राब भी। तो जो अच्छे बेचारे वो भी मर जाएंगे और हमारे लिए फिर वो यूज़फुल नहीं रहेंगे। टुडे मैनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर नोन। आज के ज़माने में बहुत सारे नोन है। दे आर सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन। कुछ सिंथेटिक है और कुछ सेमी सिंथेटिक नेचर के होते हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब मिक्सचर होता है नेचुरल और सिंथेटिक का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आगे का पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज इन मेडिसिन की तरफ, जो कि दे रखा है आपको पेज नंबर 267 पर। चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज इन मेडिसिन। बेसिकली मतलब जब मेडिसिन नहीं थे तो उस ज़माने में भी हम लोगों को चोट वगैरह आती थी, इंजुरीज़ होती थी, वुंड होते थे, है ना, इन्फेक्शन होता था, स्वेलिंग होती थी। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके पास अपने खुद के तरीके थे। जब मेडिसिन नहीं थी तो वो अपने तरीक़ों का यूज़ करके वो सारी चीज़ों को ट्रीट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सिंस सबसे पहले अपन ये ब्लू वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, टर्मरिक पेटेंट बैटल। India won the legal against US Patent and Trademark Office, that is PTO, in 1997 and protected its intellectual property of traditional Indian knowledge about turmeric against patenting. ठीक है, डॉक्टर रघुनाथन माशेलकर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू दिल्ली, इंडिया, led this case and upheld the natural pride. In this year-long battle, the CSIR है ना, argued that turmeric, a native Indian plant, have been used for centuries by its people for wound healing. मतलब बेसिकली जो रघुनाथ माशेलकर थे वो जो थे वो डायरेक्टर है बेसिकली जनरल काउंसिल
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली के, याद रखना है आपको, रघुनाथ माशेलकर, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, बिकॉज बेसिकली ही वॉज पीएचडी, तो जब भी कोई पीएचडी करता है तो उसके नाम के सामने डॉक्टर आता है, सो ही वॉज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। आगे बढ़ते हैं। इन दिस ईयर लॉन्ग बैटल द CSIR argued that turmeric, a native Indian plant, have been used for centuries by its people for wound healing। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब टर्मरिक जो होता है, मतलब जो हल्दी होती है, उससे सारे घाव जितने भी होते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं। सपोज़ कोई आप बहुत ज़ोर से गिर गए या कहीं लग गई, आपको स्वेलिंग आ गया, चोट आ गई, इन्फेक्शन हो गया, तो तुरंत वहाँ हल्दी अप्लाई कर दो। हल्दी क्योंकि बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी आपको शो करेगा। आगे बढ़ते हैं। सिंस एंशियंट टाइम इन इंडिया मैनी ग्रैंडमा रेमेडीज आर प्रैक्टिसाइज्ड फॉर क्यूरिंग एलिमेंट्स। द एंशियंट मेडिसिनल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ डॉक्यूमेंटेड मेडिसिनल यूजेस ऑफ इननंबरेबल इंडियन प्लांट्स। ठीक है, देयर इज़, मतलब अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट हैं जो अपने लिए काफ़ी इफेक्टिव है। वो बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किए जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज़ किए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं। There is an increasing trend in the modern medicinal chemistry to make use of traditional knowledge from various parts of world to isolate active ingredients from medicinal plants and further develop new drugs। ठीक है, टेबल 16.2 enlist a few medicinal plants, their medicinal property and active ingredients therein। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखा है, वो टेबल अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले। वो टेबल से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा कंपाउंड आपको कौन सी एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ये जितने में डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं वो सारे डायग्राम मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ कि भले आपको बाकी डायग्राम नहीं आए ना, चल जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को एटलीस्ट ये वाले डायग्राम तो भी आने चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम जो है ये आपको एक आइडिया देंगे कि बेसिकली चीज़ें कैसे कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं अपन लोग ये वाले डायग्राम को जल्दी से। चलिए आ जाइए। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सम मेडिसिनल प्लांट, जिनको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, अभी अपन वो सब डिस्कस करेंगे, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहला जो है इसका नाम है कुरकुमीन। इसको बोलते हैं अपन लोग करकमीन भी बोल सकते हैं, या तो इसको आप कुरकुमीन भी बोल सकते हो। और ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड आपका प्रेजेंट होता है टर्मरिक में। तो याद रखना है कि जो कुरकुमीन है ना, मतलब ही जो आपका ये वाला कंपाउंड है वो टर्मरिक में, मतलब ही हल्दी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि टर्मरिक का मतलब ही क्या होता है, टर्मरिक का मतलब ही होता है आपकी हल्दी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो टर्मरिक होता है ये काफ़ी अच्छा एंटी सेप्टिक एक्टिविटी आपको दिखाता है। तो याद रखना है कि जो भी आपका कुरकुमीन है जो कि टर्मरिक में प्रेजेंट होता है, जो कि हल्दी में प्रेजेंट होता है, वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, और वो आपको कौन सी एक्टिविटी दिखाता है, एंटीसेप्टिक एक्टिविटी। याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मिथाइल सैलिसिलेट। तो ये है बेसिकली आपका मिथाइल सैलिसिलेट। ये जो मिथाइल सैलिसिलेट होता है ये विंटर ग्रीन में प्रेजेंट होता है। मुझे भी नहीं पता विंटर ग्रीन क्या है, एक बार थोड़ा गूगल पे सर्च मार लेना। मिथाइल सैलिसिलेट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये होता है आपके मिथाइल सैलिसिलेट का स्ट्रक्चर, और ये एक एनाल्जेसिक्स की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनाल्जेसिक मतलब एक ऐसे मेडिसिन जो आपको पेन से रिलीफ दिलाते हैं। तो बेसिकली ये मिथाइल सैलिसिलेट होता है। अगर मैं मिथाइल सैलिसिलेट की बात करूँ तो ये आपको देखने को मिलता है बाम में, जैसे कि झंडू बाम, जैसे कि आयोडेक्स, ये सब में मिथाइल सैलिसिलेट प्रेजेंट होता है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि जो करकमीन होता है वो आपको एंटी सेप्टिक एक्टिविटी दिखाता है, वो टर्मरिक मतलब हल्दी में प्रेजेंट होता है। मिथाइल सैलिसिलेट आपके एनाल्जेसिक होता है क्योंकि वो पेन से आपको रिलीफ दिलाता है। सपोज कोई जॉइंट में आपको पेन हो रहा है तो आप वहाँ आयोडेक्स लगा देते हो या आप वो झंडू बाम लगा देते हो, तो वो आपको उस जगह पर रिलीफ देता है। जब आप झंडू बाम लगाते हो तो कुछ समय के बाद वहाँ पे पेन नहीं होता है, या जब आप आयोडेक्स या टाइगर बाम वहाँ पे अप्लाई करते हो तो कुछ समय के बाद वहाँ पे आपको पेन नहीं होता। रीज़न ये है क्योंकि वो एनाल्जेसिक है, मतलब वो आपको पेन से रिलीफ दिलाते हैं। ठीक है, तो झंडू बाम आयोडेक्स में मिथाइल सैलिसिलेट ही प्रेजेंट होता है। थर्ड है आपका सिनेमा अल्डेहाइड। सिनेमा अल्डेहाइड जो होता है वो सिनेमॉन मतलब ही इलायची में प्रेजेंट होता है। याद रखना है कि सिनेमॉन मतलब ही आपकी इलायची होता है, इलायची में जो होता है वो होता है सिनेमा अल्डेहाइड, और इलायची का ही इंग्लिश नेम होता है सिनेमॉन। तो याद रखना है जो भी आपका सिनेमॉन होता है वो सिनेमा अल्डेहाइड उनमें प्रेजेंट होता है, और वो आपको दिखाता है एंटी माइक्रोबियल फॉर कोल्ड्स, मतलब ठंडी के सीजन में
हमारे अगर देखते हो तो यहाँ बहुत सारे जर्म्स होने के चांसेस होते हैं नोज़ पे। तो अगर आप इलायची का सेवन करते रहते हो, अगर आप इलायची को खाते रहते हो, एक दिन में 3-4 बार खा लेते हो थोड़ा करके, तो बेसिकली आपके बॉडी में सिनेमाल्डिहाइड जाता है जो कि सिनेमॉन में प्रेजेंट होता है और वो एंटी माइक्रोबियल होता है फॉर कोल्ड। ठंडी के समय बहुत इफेक्टिव होता है इलायची, क्योंकि इलायची गर्म रहती है तो वो सारे जर्म्स को मार देती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का ड्रग है आपका वो है यूजेनॉल। तो बेसिकली यूजेनॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोव में। क्लोव मतलब ही जो आपका ये होता है ना, क्लोव मतलब लौंग बोलते हैं ना हम लोग, लौंग। वो काले कलर की लौंग होती है, ऐसी दिखती है ना आपको लौंग, देखो ऐसी ये ऐसी जो होती है ना वो आपकी लौंग होती है। लौंग का मतलब ही क्या होता है, क्लोव होता है। और क्लोव में बेसिकली प्रेजेंट क्या होता है, यूगेनॉल। तो याद रखना है कि जो आपकी लौंग होती है उसी को अपन लोग इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। सिनेमॉन का मतलब इलायची होता है, टर्मरिक का मतलब हल्दी होता है, क्लोव का मतलब लौंग होता है। तो जो लौंग होती है उसमें यूजेनॉल प्रेजेंट होता है। और ये तो आपको दो टाइप की एक्टिविटी दिखाता है। पहली एक्टिविटी वो आपको दिखाता है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जो सारे जर्म्स को बॉडी में क्लीन ट्रीट कर देती है, किल कर देती है। और सेकंड वो आपको एनाल्जेसिक की तरह भी बिहेव करता है, मतलब वो आपको पेन से भी रिलीफ दिलाता है और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी आपको शो करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आपको सर्दी खांसी बहुत होती है तो आप लोग वो लौंग वगैरह को पीस कर उसको पाउडर लेते हो। रीज़न ये है क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स है यहाँ पे वो सबको वो किल कर देता है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, यूगेनॉल प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। अब विटामिन सी में बेसिकली 2 टाइप है। पहला है विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड और सेकंड है आपका विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ गैलिक एसिड। तो मैंने विटामिन सी को यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ किया है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड में प्रेजेंट है और जो कि आपके गैलिक एसिड में प्रेजेंट है। तो बेसिकली अपन ने दोनों ही विटामिन सी को लिया है। एक विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड वाला है और दूसरा विटामिन सी है गैलिक एसिड वाला, ठीक है। जो विटामिन सी है बेसिकली उसमें ये वाला एस्कॉर्बिक एसिड टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये विटामिन सी जो होता है ये आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, उसका ओवर ऑक्सीडेशन वो नहीं होने देता, बहुत इफेक्टिव होता है। ये प्रेजेंट होता है साइट्रस फूड में। और साइट्रस फूड में बेसिकली आपका पहला आता है ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज जो होता है, संतरा जो होता है वो भी एक साइट्रस फूड है। इसी के साथ साथ लेमन भी आपका एक साइट्रस फूड है ना, क्योंकि उनमें साइट्रिक एसिड होता है। तो याद रखना, लेमन जो होता है मतलब नींबू, ऑरेंज जो होता है मतलब संतरा, ये दोनों आपको साइट्रिक एसिड दिखाते हैं। इनमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। तो ये सारे के सारे साइट्रस फूड है क्योंकि इनमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जो होते हैं ये विटामिन सी इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो विटामिन सी के टैबलेट्स को मत खाओ, संतरे को खाओ, नींबू का रस पियो। रीज़न ये है क्योंकि विटामिन सी के टैबलेट लेने से बेटर है कि हम लोग वो सारी चीज़ों को खाएं जिसमें ऑलरेडी विटामिन सी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि संतरा, जैसे कि लेमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ गैलिक एसिड। ये होता है आंवला में। आप लोगों ने देखा होगा आंवला को, आंवला पता है ना, आंवला जो होता है ना, आंवला मतलब ही अपना आंवला। अपन लोग हिंदी में उसको आंवला बोलते हैं और यहाँ पे हिंदी मराठी में अपन लोग उसको आंवला बोलते हैं ना, आंवला म्हणतो ना त्याला, आंवला। लेकिन बेसिकली जो आंवला होता है वो उसको ही उसी का मतलब आंवला होता है। तो आंवला में बेसिकली विटामिन सी होता है और ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ गैलिक एसिड। तो सोचो, हमारे लाइफ में हमें सब पता है, हमें लौंग पता है, हमें इलायची पता है, हमें संतरे, लेमन, नींबू, आंवला, इलायची, हल्दी, ये सब अपन को पता है। लेकिन क्या इनकी एक्टिविटी अपन को पता थी? नहीं। बट ये चैप्टर से आपको वो एक्टिविटीज़ भी पता चली। तो कितना मस्त चैप्टर है ये। सोचो, आपको वो सारी चीज़ें समझने मिल रही है जो सारी चीज़ें अपन को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये वेरी इफेक्टिव है। ये चैप्टर ही काफ़ी डिस्टिंक्ट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर में केमिस्ट्री तो पढ़ने मिली है, लेकिन केमिस्ट्री के साथ साथ वो सारी चीज़ों के साथ डील करने मिल रहा है जो हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। उनकी केमिस्ट्री आपको जानने को मिल रही है कि कैसे उनका एप्लीकेशन होता है, कैसे हम किसी चीज़ पर अप्लाई करते हैं, कैसे वो वर्क करता है, कौन सी एक्टिविटी वो शो करता है, ये सब अपन ने देखा। ले लो पहले तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you.